नमस्कार। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये सामग्री हमारे एक सुनने वाले ने भेजी है। अच्छा, क्या है ये? ये है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1 और इसका अध्याय 9। ओके। शीर्षक है शहरी आजीविका। तो मतलब शहर में लोग कैसे कमाते हैं, कैसे रहते हैं, इस पर। हाँ, शहरी जीवन और रोजगार, ये तो काफी महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। तो आज हम इसी अध्याय का एक जायजा लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब क्या बता रही है शहरी जिंदगी के बारे में। हाँ, देखते हैं कि ये छोटे बच्चों को किस तरह से समझाता है शहरों के कामकाज के बारे में। और ये शुरू में ही गांव और शहर के बीच के फर्क की बात करता है, जो एक अच्छी शुरुआत है। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय हमें ले जाता है एक शहर की सुबह में, सड़क पर एकदम गहमा गहमी। हाँ, सुबह होते ही जिंदगी दौड़ पड़ती है। सब्जी वाली अपनी टोकरी सजा रही है, पास में फूल बिक रहे हैं, अखबार वाले के पास भीड़ लगी है। ऑटो रिक्शा भाग रहे हैं, स्कूल के बच्चे। हाँ, और वो पेड़ के नीचे मोची बैठा है, नाई भी काम पर लग गया है। एक महिला ठेले पर प्लास्टिक की बोतलें, हेयर पिन्स वगैरह बेच रही है। मतलब एकदम जीती जागती तस्वीर। बिल्कुल, ये शहर की रोजमर्रा की हकीकत है। और इसी भागदौड़ में एक कहानी आती है बच्चू मांझी की। ये बिहार के गांव से शहर आया है, साइकिल रिक्शा चलाता है। अच्छा। गांव में ये राजमिस्त्री थे, पर काम रोज नहीं मिलता था, कमाई भी पूरी नहीं पड़ती थी, तो शहर आ गए। हाँ, ये कहानी तो बहुत आम है। बच्चू मांझी जैसे लाखों लोग हैं हमारे शहरों में जो इसी तरह सड़कों पर काम करते हैं। लाखों? जी हाँ, अध्याय में अहमदाबाद का एक सर्वे भी बताया गया है। उसके हिसाब से शहर में जितने लोग काम करते हैं उनमें से करीब 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे थे। 12%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि ये जो सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं, ये हमारी शहरी अर्थव्यवस्था का कितना अहम हिस्सा है, भले ही हमें नजर ना आए। और ये लोग जैसे बच्चू मांझी, ये अपना काम खुद ही करते हैं, मतलब किसी के यहाँ नौकरी नहीं। ज्यादातर हाँ, स्वनियोजित होते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे बच्चू ने पुराना रिक्शा किश्तों पर खरीदा। अच्छा। अब वो सुबह से रात 8:30 बजे तक रिक्शा चलाता है। दूरी के हिसाब से 5-10 रुपए मिलते हैं। बस 5-10 रुपए? हाँ, प्रति सवारी। अच्छा। तो दिन भर में कोई 80-100 रुपए कमा लेता है। तो इसमें गुजारा कैसे होता होगा? मुश्किल से। इसी में से 50-60 रुपए तो खाने और किराए में ही चले जाते हैं। दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता है। और अगर बीमार पड़ गया तो कमाई बंद। कोई छुट्टी नहीं, कोई बचत नहीं। जो बचा वो गांव परिवार को भेज देता है। पत्नी भी गांव में कभी कभार खेती का काम कर लेती है। हाँ। मतलब पूरी तरह अनिश्चितता। बिल्कुल। और यही कहानी है सड़कों पर काम करने वाले ज्यादातर लोगों की। कम कमाई, काम का कोई ठिकाना नहीं, रहने की जगह की अनिश्चितता। किताब में ये भी बताया है कि ये लोग अस्थायी दुकानें लगाते हैं, कभी पटरी पर, कभी तिरपाल डालकर। हाँ, और पुलिस का डर हमेशा बना रहता है, कभी भी आकर हटा सकती है, कोई सुरक्षा नहीं। ये तो बहुत मुश्किल है। सही कहा। ये जो है ना, इसे अनौपचारिक क्षेत्र या इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं। यहाँ कोई नियम कायदे ज्यादातर लागू नहीं होते। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है। क्या? कि अब धीरे धीरे सरकारें और नगर निगम भी ये समझने लगे हैं कि ये लोग शहर के लिए जरूरी भी हैं। ये सामान, सेवाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब इनके लिए कुछ नियम बनाने की बात हो रही है, जैसे हॉकिंग जोन बनाने का विचार है। हॉकिंग जोन? ये क्या होता है? मतलब कोई खास जगह इनके लिए? हाँ बिल्कुल, ऐसी जगहें तय करना जहां ये लोग बिना किसी रोक टोक के और ट्रैफिक में बाधा डाले बिना अपना काम कर सकें। एक तरह से इनके काम को थोड़ी मान्यता देना। ये तो अच्छी पहल लगती है अगर ठीक से लागू हो। हाँ, कोशिश तो यही है, पर जमीनी हकीकत अभी भी मुश्किल है। तो ये तो हुई सड़क की कहानी, जहां रोज कमाना रोज खाना है। लेकिन शहर में तो और भी तरह के काम होते हैं। अध्याय हमें बाजार में ले जाता है। हाँ, बाजार की दुनिया थोड़ी अलग है। बिल्कुल। बताया गया है कि त्योहारों के टाइम तो दुकानें खुलते ही भीड़ लग जाती है। मिठाई, कपड़े, जूते, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या कुछ नहीं मिलता। और दुकानें भी स्थायी होती हैं, सड़कों वाली दुकानों की तरह नहीं। हाँ, और यही कहानी आती है हरप्रीत और वंदना की। इनका रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है। अच्छा। यहाँ मामला थोड़ा जमावा लगता है। हरप्रीत के पिता और चाचा की पहले छोटी दुकान थी, कॉलेज के बाद इन्होंने भी वही काम संभाला। और वंदना जी ड्रेस डिजाइनर हैं। हाँ, ये औपचारिक क्षेत्र के करीब आ गया। बाजार की दुकानें स्थायी होती हैं, इन्हें नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है, ये अपना व्यापार करते हैं। और ये लोग दूसरों को काम भी लेते होंगे। बिल्कुल, ये सुपरवाइजर रखते हैं, सहायक रखते हैं, तो ये रोजगार पैदा भी करते हैं। इनका काम ज्यादा व्यवस्थित होता है,
यहाँ तक कि नगर निगम तय करता है कि बाजार किस दिन बंद रहेगा। अच्छा, हरप्रीत और वंदना बताते हैं कि आजकल लोग रेडीमेड कपड़े ज्यादा खरीदते हैं। हाँ, ट्रेंड बदल गया है। और ये अपना माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा, नोएडा, गुड़गांव, यहाँ तक कि विदेशों से भी मंगवाते हैं। अरे वाह! और फिर विज्ञापन भी देते हैं, अखबार में, सिनेमा में, टीवी, रेडियो पर। लगता है इनका काम काफी अच्छा चल रहा है। हाँ, ये शहरी उद्यमिता का एक उदाहरण है। इन्होंने मौके को समझा, मेहनत की और सफल हुए। किताब बताती है कि अब इन्होंने कार खरीद ली है, पास में फ्लैट भी बुक कर लिया है। तो क्या बाजार में सबके लिए ऐसा ही है? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। बाजार में स्थिरता सड़क के मुकाबले ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ भी अपनी चुनौतियां हैं। जैसे बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, फैशन बदलता रहता है, ग्राहकों की पसंद बदलती रहती है, दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन, ये सब खर्चे होते हैं। हरप्रीत और वंदना सफल हैं, पर बाजार में हर दुकानदार इतना सफल हो ये जरूरी नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। मतलब स्थिरता है, पर अपनी किस्म की जद्दोजहद यहाँ भी है। बिल्कुल। चलिए, अब एक और दुनिया देखते हैं शहर की, फैक्ट्री और वर्कशॉप वाला इलाका। किताब में किरदार है, वो अपनी पोशाक पर जरी का काम करवाने के लिए निर्मला नाम की महिला को ढूंढ रहा है। निर्मला, जो कपड़ा फैक्ट्री में काम करती हैं? हाँ, तो वो लोग बस से उस इलाके में जाते हैं जहाँ फैक्ट्रियां हैं, और रास्ते में एक खास जगह दिखती है, लेबर चौक। लेबर चौक? ये क्या जगह है? लेबर चौक वो जगह होती है जहां दिहाड़ी मजदूर सुबह सुबह जमा होते हैं काम की तलाश में, जिन्हें रोज का काम चाहिए होता है। रोज का काम मतलब पक्का काम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनियमित मजदूर होते हैं, कैजुअल लेबर। कोई राजमिस्त्री के साथ हेल्पर का काम करता है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई करता है, कोई ट्रकों से सामान उतारता चढ़ाता है। आज काम मिला, कल मिलेगा या नहीं, कोई गारंटी नहीं। तो ये भी बच्चू मांझी की तरह ही हुए एक तरह से, रोज की कमाई पर निर्भर। हाँ, अनिश्चितता के मामले में काफी हद तक, बस काम का तरीका अलग है। शहर में ऐसे हजारों लाखों मजदूर हैं। तो अब निर्मला की बात करें। वो एक कपड़ा निर्यात करने वाली फैक्ट्री में दर्जी का काम करती है। ये फैक्ट्री अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों के लिए कपड़े बनाती है। हाँ, और यही शहरी रोजगार का एक और अहम पहलू सामने आता है, वो है मौसमी काम और अनियमित रोजगार का। मौसमी काम? हाँ, निर्मला का काम पक्का नहीं है। उसे काम तभी मिलता है जब फैक्ट्री के पास बाहर से बड़े ऑर्डर आते हैं, खासकर गर्मियों के कपड़ों के। तो दिसंबर से अप्रैल तक काम का बहुत दबाव रहता है। कितना दबाव? इतना कि निर्मला को सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक और कभी-कभी उससे भी ज्यादा देर तक काम करना पड़ता है, हफ्ते में 6 दिन, और जरूरत पड़े तो इतवार को भी। बाप रे, सुबह 9 से रात 10। और पैसे कितने मिलते हैं? अध्याय के हिसाब से 8 घंटे के 80 रुपए, और अगर ज्यादा देर काम किया तो उसके 40 रुपए और मिलते हैं। बस इतने लंबे घंटों के लिए? हाँ, और सबसे बड़ी बात, जैसे ही गर्मियों का सीजन खत्म होता है, यानी जून तक, फैक्ट्री में काम कम हो जाता है तो फैक्ट्री मजदूरों की छटनी कर देती है। निर्मला को भी काम से निकाल दिया जाएगा। साल के करीब 3-4 महीने उसके पास कोई काम नहीं होता। 3-4 महीने कोई काम? ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। यही अनियमित रोजगार की सच्चाई है। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं। जब जरूरत हुई काम पर रख लिया, जरूरत खत्म तो निकाल दिया। और काम करने की स्थितियां? वो भी अक्सर अच्छी नहीं होती। कम तनख्वाह पर लंबे घंटे काम करना पड़ता है। कपड़ा मिलों में 12-12 घंटे की शिफ्ट तो आम बात है। और मजदूर अगर अपनी तनख्वाह या खराब हालात के बारे में शिकायत करें तो निकाल दिए जाते होंगे। बिल्कुल। नौकरी से निकाल दिए जाने का डर हमेशा बना रहता है। कोई सुनवाई नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। एक तरफ तो फैक्ट्री विदेशों में माल भेज रही है, बड़ा व्यापार कर रही है, और दूसरी तरफ उसी फैक्ट्री के मजदूर का जीवन इतना असुरक्षित। हाँ, यही विरोधाभास है। ये दिखाता है कि कैसे ये जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसका असर जमीनी स्तर पर काम करने वालों पर पड़ता है। मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में अक्सर लागत कम रखने का दबाव होता है, और ये बोझ निर्मला जैसे मजदूर उठाते हैं। अध्याय में कॉल सेंटर का भी जिक्र है। वो आजकल बड़े शहरों में बहुत दिखते हैं। हाँ, कॉल सेंटर शहरी रोजगार का एक नया रूप है। बड़े बड़े दफ्तर, कंप्यूटर, टेलीफोन पर लोग काम करते हैं, ग्राहकों की समस्याएं सुनते हैं, सामान बेचते हैं। और भारत में तो बाहर की कंपनियों के भी बहुत कॉल सेंटर हैं। तो ये भी शहर की अर्थव्यवस्था का एक नया आयाम है। यहाँ भी काम की घंटे, दबाव, नौकरी की शर्तें, ये सब मुद्दे हैं। तो हमने सड़क पर काम करने वाले देखे, बाजार के दुकानदार, फैक्ट्री के मजदूर। अब किताब हमें एक और जगह ले जाती है, दफ्तर, ऑफिस। हाँ, बिल्कुल अलग माहौल। यहाँ कहानी है सुधा की।
वो एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है। हाँ, सुधा का काम देखिए, पिछली कहानियों से कितना अलग है। वो एक स्थायी कर्मचारी है, परमानेंट एम्प्लॉय। स्थायी कर्मचारी मतलब उसकी नौकरी पक्की है, उसे हर महीने एक तय तनख्वाह मिलते हैं। शहरों में बहुत सारे लोग ऐसे ही दफ्तरों में, सरकारी विभागों में, बड़ी कंपनियों में नियमित नौकरी करते हैं। और तनख्वाह के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है सुधा को, जैसा किताब में लिखा है। हाँ, क्या क्या बताया है? उसे भविष्य के लिए बचत यानी प्रोविडेंट फंड पीएफ मिलता है, जिसमें कंपनी भी अपना हिस्सा डालती है। छुट्टियां मिलती हैं, इतवार की, त्योहारों की, और साल में अलग से छुट्टियां भी। सवेतन छुट्टियां। हाँ, और परिवार के लिए मेडिकल की सुविधा। अगर बीमार पड़ जाए तो तनख्वाह नहीं कटती। ये तो निर्मला की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल। सुधा का काम आता है संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। यहाँ नौकरी की सुरक्षा होती है, काम के घंटे तय होते हैं। हालांकि मैनेजर लेवल पर काम ज्यादा भी हो सकता है, पर एक व्यवस्था होती है। और सबसे जरूरी, सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते हैं। तो शहर में ही इतनी अलग अलग दुनिया है। हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क है। एक तरफ है बच्चू मांझी, लेबर चौक के मजदूर, निर्मला जैसे लोग जो असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जिनकी कमाई, जिनका काम, सब कुछ अनिश्चित है, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं। और दूसरी तरफ सुधा जैसे लोग हैं। तो कुल मिलाकर इस अध्याय ने हमें दिखाया कि शहरों में लोग कितने अलग अलग तरीकों से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाले से लेकर फैक्ट्री मजदूर और बड़े ऑफिस के मैनेजर तक। एकदम सही कहा। और हर किसी की कमाई, नौकरी की सुरक्षा, काम करने के हालात सब कितने अलग हैं। ये शहरी जीवन की एक बहुत जरूरी सच्चाई है, यहाँ मौजूद गहरी असमानता। हाँ, ये असमानता तो साफ दिखती है। बिल्कुल। लेकिन एक और बात है सोचने वाली। ये सब लोग, चाहे वो सड़क पर काम कर रहा हो या बाजार में, फैक्ट्री में या दफ्तर में, ये एक दूसरे से कभी मिलते भी ना हो, पर अपने अपने काम से ये शहर को चलाते हैं। अच्छा, कैसे? अरे, हो सकता है बच्चू मांझी के रिक्शे में बैठकर ही सुधा कभी ऑफिस जाती हो, या हरप्रीत के शोरूम में जो कपड़े बिक रहे हैं वो निर्मला जैसी किसी मजदूर ने ही फैक्ट्री में सिले हों। हाँ, ये तो हो सकता है। व्यवस्था चलती है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, अध्याय 9, शहरी आजीविका पर। इसने वाकई शहर में काम करने वालों की अलग अलग दुनियाओं की एक झलक दी। हाँ, और इस अध्याय को पढ़ने या इस पर बात करने के बाद एक सवाल मन में रह जाता है। क्या सवाल? यही कि एक ही शहर में इतने अलग अलग तरह के काम, इतनी अलग अलग जीवन स्थितियां, इतनी गहरी असमानताएं, ये सब एक साथ कैसे मौजूद रहती हैं? कैसे एक शहर काम करता है जहां कुछ लोगों के पास सुधा जैसी नौकरी और सुरक्षा है, और लाखों लोग बच्चू मांझी या निर्मला की तरह रोज की अनिश्चितता में जी रहे हैं? ये असमानता शहर के समाज को कैसे बनाती है और इसके क्या नतीजे होते हैं, ये सोचने वाली बात है।